आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीति आयोग की। तो चैप्टर 52 हम देखेंगे, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी। दोस्तों, अगर हम नीति आयोग की बात करें तो 2014 में आपको पता ही है, जब मोदी सरकार आई थी, बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, तो मोदी जी ने प्लानिंग कमीशन और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इन सबको हटा के नीति आयोग बना दिया था। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? एन फॉर नेशनल, आई फॉर इंस्टीट्यूशन, टी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, आई फॉर इंडिया। तो आप समझ ही गए होंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत को ट्रांसफॉर्म करने के लिए नीति आयोग बनाया है। अब आपको पता ही है कि 1950 में प्लानिंग कमीशन था। देखिए, कुछ कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक थी प्लानिंग कमीशन। हालांकि ये भी एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनाई गई थी। मतलब ना ही कोई एक्ट इसके लिए आया था और ना ही ये संविधान में था। तो नाइदर स्टैट्यूटरी नॉर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सेम विथ नीति आयोग। तीन चीजें होती है दोस्तों, ठीक है, कोई भी बॉडी की। अच्छा, एक चीज तो मैं बताया नहीं भूल गया, हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देख रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देखी, तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देख रहे हैं, जिसमें से एक है नीति आयोग। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब वो बॉडी जिनको या तो एक्ट से या फिर एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनाया है। तो अगर हम नीति आयोग की बात करें दोस्तों, तो 2014 में आया ये। अब तीन चीजें हैं। कोई भी बॉडी जब है, बॉडी मतलब कोई कमीशन हो गई, है ना, या कोई एजेंसी हो गई, उसको जब हम बनाते हैं, वो क्यों बनाते हैं? ताकि सरकार का एक रोड मैप हो। जब भारत आजाद हुआ, तो प्लानिंग कमीशन को इसलिए बनाया था कि हम स्कीम्स को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सके। ये जो प्लानिंग कमीशन है, ये डेटा प्रोवाइड करे, ये बताए हमको क्या करना है, हमको एडवाइस करे कि कैसे हमको डेवलप करना है, गांव को डेवलप करना है, इंडस्ट्रीज कैसे लगानी है। पूरा प्लानिंग कमीशन था दोस्तों, बकायदा स्टेप बाय स्टेप हम चले। पहला प्लानिंग कमीशन बकायदा एग्रीकल्चर, सेकंड प्लानिंग कमीशन, थर्ड प्लानिंग कमीशन, फोर्थ प्लानिंग कमीशन आया। 5-5 साल के हमारे गोल थे, यूएसएसआर से लिया। और हर 5 साल में हम एक अपना टारगेट सेट करते थे कि इतनी ग्रोथ रेट चाहिए और इस फील्ड को हम टारगेट करेंगे। समझ रहे हैं? नीति आयोग भी बिल्कुल वही करता है, बट थोड़ा सा प्लानिंग कमीशन से अलग है, ठीक है। अब किसी भी बॉडी के लिए तीन चीजें होती हैं। पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, या तो बॉडी जो है वो संविधान में हो, जैसे यूपीएससी, अटॉर्नी जनरल, कैग, ये सब हमारे संविधान में है ना। 324 इलेक्शन कमीशन आता है, ठीक है। उसके बाद यूपीएससी की बात करें, वो भी 312। तो कहने का मतलब ये है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, मतलब जो बॉडीज जिनके प्रावधान हमारे संविधान में लिखे हैं, वो तो आपको लागू ही करनी, उसके तो डिसीजन आपको मानने ही है। जैसे इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324 से 326, अब उसके लिए प्रावधान लिखे हैं, तो जो इलेक्शन कमीशन कहेगा इलेक्शंस को लेके, वो आपको मानने पड़ेंगे, क्योंकि वो संविधान में लिखा है। दूसरा है हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी दोस्तों दो में डिवाइड है। एक होती है हमारी स्टैट्यूटरी, मतलब जब हम किसी बॉडी को एक्ट पारित करके, जैसे जब किसी के बारे में संविधान में नहीं लिखा है, तो हम एक्ट लेके आते हैं, एक्ट पारित करके पार्लियामेंट में मेजॉरिटी से उस बॉडी को बनाया जाता है। और तीसरा होता है हमारा एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल ना ही स्टैट्यूटरी, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन क्या होता है? वो बॉडीज जो एग्जीक्यूटिव्स लेके आते हैं, जो कैबिनेट लेके आती है, यूनियन कैबिनेट लेके आती है, समझ रहे हैं? जैसे नीति आयोग, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी की कैबिनेट लेके आई है, वो होता है हमारा एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। तो प्लानिंग कमीशन जैसे नाइदर स्टैट्यूटरी नॉर कॉन्स्टिट्यूशनल, वैसे नीति आयोग भी नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी। समझ गए आप? अब कभी भी अगर आप देखें कि नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी, तो आप समझ जाएंगे इसका मतलब क्या है। ना ही संविधान में है, ना ही किसी एक्ट में पारित किया है उसमें, उसको समझ गए, उसको एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनाया गया है जो बॉडी है। ओके, तो नीति आयोग 2014 में आई। अब जब सरकार नीति आयोग लाई, तो 2015 मतलब 2014 में प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को खत्म कर दिया, एनडीसी को खत्म कर दिया। नीति आयोग एक तरीके का थिंक टैंक है। आपको पता ही है कि सारी पॉलिसीज जो हैं, ठीक है, सरकार जो पॉलिसी बनाती है, उसका खाका जो है वो नीति आयोग तैयार करती है। लेकिन याद रखिएगा, ये एक एडवाइजरी बॉडी है, जैसे प्लानिंग कमीशन भी एक एडवाइजरी बॉडी थी। इसके डिसीजन बाध्य नहीं होते, ये खाली आपको रास्ता दिखाती है। जैसे गुरु का क्या काम होता है? आपको रास्ता दिखाना, कि बेटा तुमको इस रास्ते पे चलना है। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको लो चाहे ना लो। वैसे ही ये बॉडीज भी करते, कमीशन
सरकार को बताती है करना है। नीति आयोग जैसे हमेशा रिपोर्ट निकालती रहती है, ठीक है, हर 6-7 महीने पे नीति आयोग की एक रिपोर्ट आएगी। इंडेक्सेस निकालती रहती है ना, वाटर इंडेक्स निकालेगी, डेवलपमेंट इंडेक्स निकालेगा, क्लेanलीनेस इंडेक्स निकालेगी, तो उससे हमको पता चलता है शहरों की कंडीशन क्या है। समझ गए आप? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। रैशनलिज्म, रैशनाले क्या था? जब सरकार कोई भी इस तरीके का एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन लाती है तो पार्लियामेंट में उसको बताना होता है कि भैया ये ला क्यों रहे हैं। प्लानिंग कमीशन 1950 से चलता आ रहा है दोस्तों, 65 साल हो गए हैं, हो गए थे, और 65 साल में आपने उसको खत्म कर दिया, तो बताओ क्यों खत्म किया। तो उन्होंने बताया कि देखिए, प्लानिंग कमीशन से हमने बहुत कुछ लिया, प्लानिंग कमीशन ने बहुत कुछ दिया, बट अब हमको एक स्टेप आगे जाना है, कंसोलिडेट करते हैं, ये होलिस्टिक अप्रोच होगा, एक ही बॉडी बनाते हैं जो हमको रास्ता दिखाए। तो सबसे पहले तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब स्टेट और सेंटर को साथ मिलके चलेंगे, स्कीम्स स्टेट और सेंटर के लिए बनाएंगे, स्टेट जो है सेंटर और सेंटर जो है स्टेट, दोनों साथ में मिलकर डेवलप करेंगे, तो हम लोग इक्वल पार्टनर्स हैं, ठीक है। उसके बाद नीति आयोग की बात करें तो आपको पता ही, जब भी नीति आयोग कोई रिपोर्ट बनाती है या जब इंडेक्सेस निकालती है तो उसमें इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। तो एक तरीके का नॉलेज हब भी है नीति आयोग। इसी नॉलेज हब की वजह से गुड गवर्नेंस होगी। नीति आयोग की रिपोर्ट से हम गुड गवर्नेंस, बेस्ट विद बेस्ट प्रैक्टिसेस, इसको अचीव कर लेंगे। समझ रहे हैं? और एक तरीके से सबके साथ कोलैबोरेट करके हम चल सकते हैं, इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ा दी नीति आयोग में, एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ाई है क्योंकि नीति आयोग में दोस्तों रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन में देखेंगे तो प्लानिंग कमीशन का कॉम्पोजिशन इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन नीति आयोग ने हर किसी को इंक्लूड किया है। तो कॉम्पोजिशन हम देख ही लेते हैं। सबसे पहले इसमें होते हैं चेयरपर्सन, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी जी हैं नीति आयोग के चेयरपर्सन, ठीक है। फिर आती है हमारी गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। जहां पे भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वो इस गवर्निंग काउंसिल में आएंगे। मतलब भारत के सारे चीफ मिनिस्टर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स भी आते हैं इसमें, जो अदर यूनियन टेरिटरीज हैं। समझ गए? यानी कि चीफ मिनिस्टर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। अब यूनियन टेरिटरीज पे मैंने लेक्चर लिया, आप देख लीजिएगा उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है। तीसरा आता है यहां पे रीजनल काउंसिल। रीजनल काउंसिल की बात करें दोस्तों तो स्टेट्स में जो रीजन्स होते हैं ना, राज्यों में जो रीजन्स है, उनके लिए भी प्रतिनिधित्व होते हैं, यहां पे उनका भी रिप्रेजेंटेशन होता है। तो प्रधानमंत्री इन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। समझ रहे हैं? अब इन रीजनल काउंसिल में चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, आगे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, ठीक है, और कोई नॉमिनी भी हो सकता है। फिर स्पेशल इनवाइटीज। अब स्पेशल इनवाइटीज क्या हो गया? आपने कोई ग्रुप बनाया, अब जैसा कि नीति आयोग करता है कि ये पूरे इंडिया को देखेगा, इनोवेशन को देखेगा, तो अब इनोवेशन के लिए आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट की जरूरत है, बुलाओ साइंटिस्ट को। तो स्पेशल इनवाइटीज में एक्सपर्ट्स आते हैं, किसी की इकोनॉमी में एक्सपर्टी होती है, किसी में साइंस में एक्सपर्टी होते हैं, स्पेशलिस्ट आते हैं, प्रैक्टिशनर्स आते हैं, जिनको स्पेसिफिक फील्ड की नॉलेज होती है। फिर है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। अब ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क में क्या आता है? इसमें सबसे पहले होते हैं हमारे प्रधानमंत्री चेयरपर्सन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या फ्रेमवर्क है। उसके बाद आता है वाइस चेयरपर्सन। वाइस चेयरपर्सन जो है वो प्रधानमंत्री अपॉइंट करता है, और जो कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक होती है ना, ये इस वाइस चेयरपर्सन की रैंक होगी। फिर होता है हमारे मेंबर्स। मेंबर्स जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, ठीक है, 2 तरीके के होते हैं, एक होता है पार्ट टाइम और एक होता है एक्स ऑफिशियो, ठीक है। मेंबर्स जो एक फुल टाइम, पार्ट टाइम और एक्स ऑफिशियो। जो फुल टाइम होते हैं वो तो आपको पता ही है, फुल टाइम यानी कि उनको 24 मतलब हमेशा उनको नीति आयोग के साथ रहना है, जो भी मीटिंग्स होगी उनको अटेंड करनी है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट की उनकी रैंक होती है। पार्ट टाइम मिनिस्टर मतलब 2, मैक्सिमम ऑफ 2। लीडिंग यूनिवर्सिटीज हो गए, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यहां से पार्ट टाइम मेंबर्स को बुलाया जाता है, जिनकी डिफरेंट फील्ड में स्पेशलाइजेशन हो। स्पेशल इनवाइटीज होते हैं पार्ट टाइम मेंबर्स। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम ऑफ 4 मेंबर्स इसमें चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से मेंबर्स को चूज किया जाता है, और एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जो कि प्रधानमंत्री अपॉइंट करता है। ये कॉम्पोजिशन। अब इसको आप कंपेयर करिएगा प्लानिंग कमीशन से। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, ऑब्जेक्टिव बहुत ही आसान है, भारत को पूरी तरीके से डेवलप करना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाना, ठीक है। उसके बाद नेशनल डेवलपमेंट, जो प्रायोरिटी सेक्टर है हमारे, जैसे वो वर्ग जो बड़ा दबा कुचला है, जैसे SC, STs, ट्राइबल्स, इन सबको कैसे डेवलप किया जाए,
नीति आयोग बकायदा रिपोर्ट्स निकालती है, बकायदा फ्रेमवर्क बनाती है। नेशनल एजेंडा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या, मतलब जो नेशनल एजेंडा होता है जो देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, वो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स को बताती है। ठीक है, उसके बाद विलेज लेवल्स को कैसे किया जाए, डेवलप किया जाए, जैसे सेंटर, स्टेट, देन सिटीज, देन विलेज, तो ये चारों कैसे इफेक्टिवली काम करें, ये नीति आयोग बताती है। ठीक है, स्ट्रैटेजिक और लॉन्ग टर्म पॉलिसी देती है। स्कीम्स को कैसे इंप्लीमेंट करना, यह भी नीति आयोग बताती है। नॉलेज इनोवेशन सिस्टम बनाती है नीति आयोग का। आपने अटल इनोवेशन लैब सुना होगा, बहुत सारे उसके नीति आयोग के अंदर बहुत सारी स्कीम चलती हैं। ठीक है, बहुत नई नई स्कीम्स। टेक्नोलॉजी को कैसे अपग्रेड किया जाए, यह नीति आयोग बताती है, एक ऑब्जेक्टिव है नीति आयोग का। समझ रहे हैं? तो ये सब है बेसिकली नीति आयोग के 7 पिलर्स हैं। सबसे पहले वो एजेंडा चलाओ जो लोगों के हित में हो और इंडिविजुअल्स के हित में हो। ठीक है, उसके बाद यहां पे जो सिटीजन की मांग है, जो लोगों की मांग है, उसको हम पूरा करेंगे। और इसको कैसे पूरा करेंगे? सिटीजन्स को ही इंवॉल्व कर लो, इनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो, वुमेन्स को एम्पावर करो, SC ST OBC माइनॉरिटीज को एम्पावर करो, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करो, ट्रांसपेरेंसी हो। तो ये 7 पिलर्स है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें डिफरेंट डिफरेंट विंग्स भी हैं। ठीक है, बेसिकली अगर नीति आयोग की बात करें तो 3 विंग्स हैं नीति आयोग की, जिनको स्पेशलाइज्ड विंग्स बोलते हैं। सबसे पहली आती है हमारी रिसर्च विंग। ठीक है, रिसर्च विंग की बात करें तो ये इन हाउस एक्सपर्टीज होती है। ठीक है, ये वो थिंक टैंक होता है जिसमें एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट और स्कॉलर्स होते हैं। रिसर्च विंग है ना। दूसरी होती है हमारी कंसल्टेंसी विंग। इसमें पब्लिक प्राइवेट के लोग होते हैं, यहां पे जो कंसल्टेंट होते हैं, सरकार को एडवाइस देते हैं। उसके बाद आती है हमारी टीम इंडिया विंग। ठीक है, टीम इंडिया विंग, यहां पे अगर टीम इंडिया की बात करें तो उसमें स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, और टीम इंडिया विंग की अगर बात करें तो हर स्टेट का यहां पे एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, और स्टेट और सेंटर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो यही टीम इंडिया विंग से होता है। समझ रहे हैं? तो एक तरीके से बहुत ही बढ़िया फ्रेमवर्क है ना। एट अ फर्स्ट इंस्टेंस बहुत ही बढ़िया लग रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि सब अच्छा है, इसका क्रिटिसिज्म भी काफी हुआ था। सीताराम येचुरी ने बहुत कुछ बोला था कि आप एकदम से ऐसे इसको, यहाँ पे इसका कोई रोड मैप नहीं है, नीति आयोग नई संस्था है, या प्लानिंग कमीशन इतनी पुरानी कमीशन, आप एकदम से उसको डिसॉल्व कर रहे हैं, तो ये तो सही नहीं है। तो बाकायदा नीति आयोग का क्रिटिसिज्म भी हुआ था। समझ रहे हैं? अब हम बात करते हैं प्लानिंग कमीशन की। प्लानिंग कमीशन क्या थी? 1950 में इसको बनाया गया था, अगेन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से। सो इट वाज नाइदर स्टैट्यूटरी नॉर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। केसी नियोगी जो थे वो पहले चेयरमैन थे। ठीक है, प्लानिंग कमीशन क्या? अगेन बाकायदा असेसमेंट करो। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री कितने हैं, भारत के पास कितने रिसोर्सेज हैं, हमको कितना उसको यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक कैसे डेवलपमेंट हो सकता है, जो हमारी स्टेट मशीनरी है उसको कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, ये टाइम टू टाइम डेवलप करो। समझ रहे हैं? हर 5 साल में एक एजेंडा लिया जाता था। 3rd 5 ईयर प्लान, 4th 5 ईयर प्लान, जिसको प्लान हॉलीडे भी बोला जाता है। फिर 3rd 4th पे मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज्यादा बल दिया गया, 1st पे एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा बल दिया गया। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि हर जो भी 5 ईयर प्लान आया उसमें एक पर्टिकुलर सेक्टर को लिया जाता है। ठीक है, ताकि रिसोर्सेज का डेवल्यूशन कैसे किया जा सके, ये चीज आप समझे। तभी भारत, देखिए भारत की अगर आप देखें हिस्ट्री ऑफ 5 ईयर प्लान कमाल की है। 1962 तक तो सब कुछ बहुत बढ़िया था, भारत की जीडीपी यूं ऊपर जा रही थी, लेकिन फिर वॉर हो गया और भारत फिर नीचे आया। ठीक है, फिर वॉर हुआ 1965 का, हम जीते, हल्की सी जीडीपी ऊपर गई। फिर दोस्तों इंदिरा गांधी के रिफॉर्म्स आए, फिर ऊपर गई है थोड़ी। ठीक है, 1980 से फिर डिप आया, 1984 में राजीव गांधी है, फिर ये ऊपर गई। 1991 तक दोस्तों, 1984 से 1991 तक ठीक ठाक रही, लेकिन 1991 से हमारी जीडीपी शूट अप की है। और इनफैक्ट जब मनमोहन सिंह की सरकार थी 2008 में, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, हम 10 से 11% तक जा रहे थे। हमारी जीडीपी डबल फिगर में पहली बार हो रही थी, लेकिन फिर आ गया हाउसिंग रिसेशन, 2008 का अमेरिकन हाउसिंग रिसेशन, जिसकी वजह से सब गड़बड़ हो गया। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, 2014 तक सब बढ़िया था, 2016 तक सब बढ़िया था, तब भी हमारी 7-8% की ग्रोथ रेट थी। लेकिन 2016 में आया डिमोनेटाइजेशन, देन उसके बाद जीएसटी, अब तब से हमारी जीडीपी बिल्कुल नेगेटिव में है। आप देख ही रहे हैं, बड़ी नेगेटिव में नहीं, मतलब बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है हमारी। और अभी तो कोविड के दौरान मंदी ही आ गई है। समझ गए? प्लानिंग कमीशन में कॉम्पोजिशन अब देखिए, अब यहां पे आप देखिए, ठीक है, और आप इसको नीति आयोग से कंपेयर करिएगा।
नीति आयोग में रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा है। कॉम्पोजिशन यहां पे अगर देखें तो प्लानिंग कमीशन का प्रधानमंत्री जो था वो चेयरमैन था, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते थे। उसके बाद इनका एक डेप्यूटी चेयरमैन भी होता था, जो मेन हेड होता था वो यही डेप्यूटी चेयरमैन होता था, समझ रहे हैं। और यही रिस्पॉन्सिबल होता था कि 5 ईयर प्लान को कैसे किया जाए, कैसे 5 ईयर प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए। उसके बाद फिर सेंट्रल मिनिस्टर्स होते थे, फिर एक्सपर्ट यहां पे भी होते थे, एक्सपर्ट मेंबर्स यहां पे भी होते थे, और एक मेंबर सेक्रेटरी होता था जो कि आईएएस होता था। तो रिप्रेजेंटेशन नीति आयोग में ज्यादा है। फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को भी यहां पे एबॉलिश कर दिया 1 जनवरी 2016 में, मतलब सब कुछ खत्म करके नीति आयोग बना दिया। एक ही 1952 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया था, ठीक है। और उसके बाद जैसा कि प्लानिंग कमीशन थी, अगेन इट वाज नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी थी। इसके कॉम्पोजिशन क्या थे? लेकिन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात करें तो ये एक ब्रिज था, ये एक लिंक था सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का और प्लानिंग कमीशन का, तो तीनों का ये लिंक था। तो इसमें अगेन प्राइम मिनिस्टर जो थे वो चेयरमैन होते थे, बाकी ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स आते थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, चीफ मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन जो कि अब नीति आयोग के मेंबर्स हो गए हैं। और ऑब्जेक्टिव क्या था? अगेन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़िया हो, प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाए जो 5 ईयर प्लान बनते हैं। उसके बाद रिसोर्सेज को कैसे हम यूज कर सकते हैं, फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज और बैलेंस और रैपिड डेवलपमेंट हो। बेसिकली क्या था, पहले प्लानिंग कमीशन था और एनडीसी था, तो ये दोनों साथ में मिलकर काम करते थे। अब इन दोनों को मर्ज करके नीति आयोग बना दिया गया, समझ रहे हैं। तो ये चीज है, ये लेक्चर था दोस्तों। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे तुरंत मिल जाएगी, जैसे ये लेक्चर अपलोड होगा इसके तुरंत 1 मिनट बाद। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री।